बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने इस खुफिया हथियार का नाम बता दिया जिसने मदोरो की गिरफ्तारी के वक्त वेनेजुएला के दफाई निज़ाम को जाम कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस खुफिया हथियार से पर्दाचाक कर दिया जिसने मदोरो की गिरफ्तारी के वक्त वेनेजुएला की दफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में बताया कि एक खुफिया अमेरिकी हथियार जिसे डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है, इसे वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करने के दौरान इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3 जनवरी को करकास में होने वाली कार्रवाई के दौरान अमेरिकी फ़ौज ने इस हथियार को इस्तेमाल किया और वेनेजुएला के दफाई निज़ाम को नाकारा बना दिया, जिसके नतीजे में वेनेजुएला के सदर मदुरो को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के हुकाम के पास रूसी और चीनी रॉकेट मौजूद थे। वो सब हमारे लिए थे, वो पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने हथियारों को दफा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर कुछ न हुआ और वो रॉकेट्स को इस्तेमाल ही ना कर पाए। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला के बड़े पैमाने पर हमले किए थे और इसके सदर निकोलस मदुरो और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया था। ईरान से कशीदगी मशरक़ वस्ती में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद सामने आ गई। अमेरिका मशरक़ वस्ती में कई दहाइयों से फ़ौजी अड्डे चला रहा है और वहाँ इसके 40 से 50 हज़ार फ़ौजी तैनात हैं। कौंसल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खित्ते में कम अज़ कम 19 मकामात पर मुस्तकिल और आर्जी दोनों तरह के फ़ौजी मकामात का एक वसी नेटवर्क चला रहा है। इनमें से 8 मुस्तकिल अड्डे हैं जो बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ हैं। मशरक़ वस्ती में अमेरिकी फ़ौजियों की पहली तैनाती जुलाई 1958 में हुई थी जब लड़ाका दस्ते बैरूत भेजे गए थे। इसके अरूज पर तकरीबन 15,000 मेरीन्स और आर्मी सिपाही लबनान में थे। जुमे को एक नई कौमी दफाई हिकमत अमली जारी होने के बावजूद ईरान की तरफ से अमरीकी बहरी नकलो हरकत का हुक्म दिया गया था। ये दस्तावेज़ हर 4 साल बाद महकमा दिफा तैयार करती है और ताज़ा तरीन सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट में मगरबी निसफ कुर्रा में सिक्योरिटी को तरजीह देने के लिए दुनिया के दीगर हिस्सों में अमरीकी अफवाज की वापसी का खाका पेश किया गया है। जनूबी लबनान पर इसराइली फ़ौज का बड़ा हमला, 2 अफराद शहीद। लबनान में भी इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बैरूत से लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज ने हमला किया है जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद हो गए। हमले में 5 लबनानी शहरी जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमलों में हिजबुल्लाह के अस्करी मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप का अमन बोर्ड, गजा के बाद कश्मीर भी जेर बहस आने का इम्कान, मोदी सरकार फिक्रमंद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में अमन के लिए 20 निकाती फार्मूले का ऐलान और अब इस पर अमल दरामद के आगाज़ के बाद भारत में खदशात पैदा हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ज़ेर बहस ला सकते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने गजा की तामीर नो और अमन कायम करने के लिए भारत को बोर्ड ऑफ पीस में दावत दी थी जिसका मकसद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी कायम करना और अबूरी हुकूमत की निगरानी करना था। ताहम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बोर्ड की रुकनीत कबूल कर ली जबकि मजमूई तौर पर 59 ममालिक ने बोर्ड पर दस्तखत किए। तकरीब में 19 ममालिक की नुमाइंदगी मौजूद थी। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत के लिए ये फैसला कि बोर्ड में शामिल होना है या नहीं मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमेरिका के ताल्लुकात पर असर डाल सकता है। अलावा जी खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप कल कश्मीर के तनाज़े को भी बोर्ड में ज़ेर बहस ला सकते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक भारतीय सफारतकार अकबर उल दीन ने कहा है कि भारत को बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बोर्ड की कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 से मुतसादम हो सकती है। ये करारदाद बोर्ड की मुद्दत को 31 दिसंबर 2027 तक महदूद करती है और हर 6 माह बाद रिपोर्ट पेश करने की पाबंदी आयद करती है। साबिक सफारतकार के मुताबिक बोर्ड में शामिल होकर भारत न सिर्फ बोर्ड के फैसलों की तौसीक का जरिया बन सकता है बल्कि कश्मीर जैसे हसास मसले पर आलमी दबाव में इजाफा हो सकता है। माहरीन का कहना है कि गजा में अमन के इकदामात और बोर्ड की सरगर्मियाँ जनूबी एशिया में भारत के लिए सफारती और सियासी चैलेंज पैदा कर सकती है, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के मौका तलाश कर सकते हैं। बांग्लादेश का शेख हसीना की तकरीर पर भारत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश की हुकूमत ने भारत में मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को 23 जनवरी को नई दिल्ली में एक अवामी तकरीब से खिताब की इजाज़त दिए जाने पर शदीद हैरत, गम और गुस्से और तशवीश का इजहार किया। बांग्लादेशी हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि शेख हसीना ने भारतीय सरजमीन से दिए गए अपने खिताब में तशद्दुद को हवा देने और मौजूदा अबूरी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की। हसीना वाजिद ने भारत की जानिब से फराहम करदा प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी जमात अवामी लीग के हामियों को मुल्क के आइंदा आम इंतखाबात सबूताज करने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर उकसाने की कोशिश की। बयान में इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया कि भारत ने दो तरफा हवालगी मुआहदे के बावजूद शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए बांग्लादेश की जानिब से की गई 12 दरख्वास्तों पर कोई अमली इकदाम नहीं किया। इस तर्ज अमल से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेशी हुकूमत ने कहा कि भारतीय दारुल हुकूमत में शेख हसीना को इश्तियाल अंगेज बयानात देने की इजाज़त देना न सिर्फ बांग्लादेश की जमहूरी मुंतकली के अमल बल्कि खित्ते के अमन सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। ढाका ने इस पेशरफ्त को बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत दोनों के लिए वाज़िया तौहीन करार देते हुए खबरदार किया कि इसके इलाकाई सतह पर भी मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। हुकूमत के मुताबिक ये वाक़या बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के मुस्तकिल के लिए एक ख़तरनाक मिसाल कायम करता है। चीनी सदर के करीबी आला तरीन फौजी जनरल के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत दिफा की जानिब से जनरल जांग योशा के खिलाफ इल्ज़ामात के बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गईं। चीनी जनरल सदर शी जिनपिंग के करीबी समझे जाते थे। चीन में आम तौर पर गलत कामों की इस्तिलाह बदअनवानी के इल्ज़ामात के लिए इस्तेमाल की जाती है। वजारत दिफा का कहना है कि जनरल योशा के अलावा एक और सीनियर फौजी अफसर जनरल लिू के खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं। इससे कबल अक्टूबर में चीन में 9 आला जनरल्स को बरतरफ कर दिया गया था, जिसे कई दहाइयों में फ़ौज के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा क्रैकडाउन समझा जा रहा है। 75 साला योशा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वो ग्रुप है जो मुसल्ह अफवाज को कंट्रोल करता है और इसकी सरबराही सदर शी जिनपिंग करते हैं। योशा कम्युनिस्ट पार्टी के आला फैसला साज अदारे के भी रुकन हैं। जनरल योशा के वालिद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बानी जनरलों में से एक थे। योशा ने 1968 में फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की और इनका शुमार जंगी तजर्बा रखने वाले चंद सीनियर रहनुमाओं में होता है। इनको चीन की फ़ौज में आमतौर पर राइज रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी ओहदे पर बरकरार रखा गया था, जो इस बात की जानिब इशारा था कि सदर शी जिनपिंग इन पर अंधा एतमाद करते थे। अमेरिका में बर्फानी तूफान 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अमेरिका के मुतअद्दिद रियासतें बर्फानी तूफान की जद में हैं और 40 रियासतों के 245 मिलियन से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा है। वाशिंगटन से अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास में शदीद बर्फबारी हुई है। तूफान के बायस 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। अमेरिका भर में 13,000 से जायद परवाजें मनसूख की गई हैं। मुतासरा रियासतों में 5 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम हैं। वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी हो रही है, जिससे दर्जा हरारत में खतरनाक कमी मुतवक्का है।
جبکہ نیو یارک میں آج 8 سے 12 انچ برف پڑنے کا امکان ہے، جبکہ نیو یارک کے میئر نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔